हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और ये फिज़िक्स सुपर 30 सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो लेक्चर 1 में हमने 20 क्वेश्चन किए थे और हमें टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये सुपर 30 सीरीज़ है। एयरफोर्स एग्ज़ाम एक्स ग्रुप एग्ज़ाम में जो फिजिक्स पूछी जाती है उसके हर टॉपिक के हमें 30 क्वेश्चंस 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने लेक्चर 1 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट भौतिक जगत एवं मापन उसके 20 क्वेश्चंस किए थे विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाए हैं। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह समझाया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं नीचे। ओके, तो आज मैं आप 20 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन हमें करने हैं आज इस लेक्चर में और 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो 20 क्वेश्चन एक्चुअली मैंने आपको करने को दिया था। विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, कौन सी समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था ये और इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है t इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है। तो ये डायमेंशनली सही लग रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला भी सही है। अगर आप इसके डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। तो टाइम इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, 2π t इक्वल्स टू 2π√L/g। 2π तो डायमेंशनलेस होगा, रूट है L के डायमेंशंस निकाल लीजिए। L के डायमेंशंस L1 होंगे और G आपका होता है L1 t-2। L1 से L1 कट जाएगा, t-2 ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा और t स्क्वायर क्या होता है, t आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो t और t देखो, t सामने भी t है, यहाँ पर भी t है, तो t1 इक्वल्स टू t1 मतलब ये जो इक्वेशन है t इक्वल्स टू 2π√L/g ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि दोनों के डायमेंशन हमने चेक कर लिए, t इक्वल्स टू t आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट है। उसी तरह जो सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है 4π²L/t²g। ठीक है, 4π²L/g², L/t², ओके। तो ये इक्वेशन है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। 4π² के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, g के डायमेंशन होते हैं L1t-2। यहाँ पर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, L आपकी लेंथ है, आप यहाँ से देख सकते हैं L क्या है आपका लेंथ, और यहाँ पर आपको एक्चुअली t आपको टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, L इज लेंथ, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, t इज टाइम पीरियड। आपको t यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, और L क्या है, लेंथ है। तो इसको चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो 4π²L/t², तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे t² आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि g के डायमेंशन हम लिख चुके हैं L1t-2, 4π के डायमेंशन होते नहीं है। L लेंथ के डायमेंशन L1, नीचे t है टाइम का स्क्वायर, तो टाइम के डायमेंशन t1 ही होते हैं, और स्क्वायर है तो t²। अब देखिए t² को ऊपर भेज दीजिए तो L1t-2 और ये भी L1t-2 डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब कि g इक्वल्स टू 4π²L/t², ये डायमेंशनली करेक्ट है। और ये टाइम पीरियड निकालने का आपको पता है फॉर्मूला है सैटेलाइट के लिए। टाइम पीरियड जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम L लेंथ का पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड हम निकालते हैं वो उसका क्या है, फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। आपसे पूछा गया कौन विमीय रूप से सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका देख सकते हैं। देखते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में बता रहे हैं। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इन्होंने लिखा है RH। तो जो उनको पता होगा सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो RH ρg होता है। तो यहाँ पर रो की कमी है। आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू, कैसे आता है हम जानते हैं कि भाई कैपिलरी एक्शन होता है, और कैपिलरी एक्शन में हम जानते हैं कि जब कैपिलरी एक्शन होता है और फ्लूइड जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब में कुछ h हाइट तक ऊपर जाता है, h हाइट तक ऊपर जाता है, तो उस पर जो कॉलम प्रेशर रहता है वो H ρg रहता है, और जो किसके बराबर हो जाता है, जो बराबर हो जाता है
2T/r के, यानी कि इस पूरे के पूरे जो फ्लूइड होता है, इसका जो मेनिस्कस होता है, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, उसके प्रेशर के बराबर हो जाता है। 2T/r के, ये जो आपको कॉन्केव पार्ट नजर आ रहा है, इसके प्रेशर के इक्वल हो जाता है 2T/r इक्वल्स टू h रो जी। तब जाके हम कहते हैं कि ये साम्यावस्था में आया है, ये लिक्विड अब ऊपर और नहीं जाएगा। तो यहाँ से T का फॉर्मूला हम निकालते हैं, क्या आता है, आर एच रो जी अपॉन में 2 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, आर बाय कॉस थीटा होती है। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट एंगल होता है, तो आर एच रो जी अपॉन में 2 cos थीटा ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला मिस्टेक नजर आ रही है। यहाँ सिर्फ आर एच जी अपॉन में 2 cos थीटा दे रखा है, जो कि डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं होगा। अगर आप डायमेंशंस भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या होते हैं। सरफेस टेंशन आपका क्या होता है, M1 M1T-2 होता है, क्योंकि फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। फोर्स के M1 L1 T-2 होते हैं, अपॉन में L1 करोगे, L1 से L1 कट जाएगा, M1T-2 आएंगे। और अगर आप आर एच जी अपॉन में 2 cos थीटा से निकालेंगे तो ये डायमेंशन करेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि R के होते हैं L1, H के होते हैं L1 और G के क्या होते हैं, G के आपके होते हैं L1 T-2। तो यहाँ से डायमेंशन सही नहीं आएंगे, यहाँ से डायमेंशन आपके सही नहीं आएंगे। कितने आ रहे हैं, L3 T-2 आ रहे हैं, देख सकते हैं आप क्या आ रहे हैं, L3 T-2, जो कि बिल्कुल सही डायमेंशन नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम आना चाहिए, अगर वॉल्यूम आता है तो डायमेंशंस हो जाते हैं M1 L-3, L से L कट जाता है और डायमेंशन सरफेस टेंशन वाले होंगे M1 T-2। तो कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन की डायमेंशन सही नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एरर इन इट्स सरफेस एरिया। किसी गोले की त्रिज्या का मान आपको दे रखा है 2.1 प्लस माइनस 0.5 है, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको अधिकतम त्रुटि निकालनी है। मैक्सिमम परमिजिबल एरर यहाँ से पूछी गई है। तो एरर का कॉन्सेप्ट क्या है, एरर कैसे निकालते हैं, तो एरर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आपको इसके सरफेस एरिया में एरर निकालनी है। कहाँ निकालनी है, आपको सरफेस एरिया में एरर निकालनी है। तो आपको यहाँ रेडियस में एरर दे दी है, रेडियस में एरर कितनी दी है, 2.1 प्लस माइनस 0.5। तो 2.1 जो होती है ट्रू वैल्यू होती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये इसका जो परम मान है, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, और ये इसकी क्या है, एरर है। एरर प्लस माइनस में होती है हमेशा, देखिए ये प्लस माइनस में जो होती है ये एरर है। तो रेडियस में जो एरर है, मतलब कि मैं कह सकता हूं डेल्टा आर, डेल्टा आर आपको कितनी दे रखी है, प्लस माइनस 0.5 आपको दे रखी है। ठीक है, और पूछी किसमें, सरफेस एरिया में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ओके, तो इसमें हम एरर निकालते हैं। अब एरर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हमें r², देखिए r² में एरर दे रखी है, तो अगर मैं सरफेस एरिया को s लिखूं, s इक्वल्स टू 4πr², तो मुझे डेल s निकालना है। एरर क्या होती है, डेल s अपॉन में s, फॉर्मूला क्या है, डेल s अपॉन में s। एरर निकालने का रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल s अपॉन में s इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये r, ये 4π का कोई यूज नहीं होगा, r में हमें एरर निकालनी है, तो हम क्या लिख लेंगे, डेल r बाय r, और ये जो 2 है पावर में ये आगे आ जाता है, और क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, एरर प्लस माइनस में होती है। तो डेल s अपॉन में s इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, डेल r बाय r आपको दे रखी है, एरर आपको दे रखी है, डेल r कितनी है, 0.5 है, और r कितनी है आपकी, 2.1 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा, देखिए डेल s, और s की वैल्यू आपने निकाली हुई है। सरफेस एरिया आपको इसका निकालना पड़ेगा, पहले हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं किया एक्चुअली, तो सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 4πr², 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4.41। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, देख लेते हैं।
इसका आंसर आ रहा है 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। तो सरफेस एरिया एस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो डेल एस बाय एस, हमें डेल एस निकालना है। एस की वैल्यू कितनी है? 55.4 इक्वल्स टू डेल आर, वो ऊपर अपन कैलकुलेट कर ही ले रहे हैं, प्लस माइनस 2 इंटू 0.5 कर लो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1.0 अपॉन में 2.1। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो डेल एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1.0 अपॉन में 2.1 प्लस माइनस इंटू में 55.4। पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे। अब बस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 26.4। तो डेल एस कितना आ रहा है? प्लस माइनस 26.4। अब आपको अधिकतम एरर पूछिए, मैक्सिमम एरर पूछिए, तो मैक्सिमम एरर कितनी हो जाएगी? तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया में एरर इन सरफेस एरिया। तो इसका जो मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा, उसकी जो एरर लिमिट्स होंगी वो आपको निकालनी है। तो देखो प्लस 26.4, यानी इसका मैक्सिमम जो एरिया है, मैक्सिमम जो एरर पूछी गई है, तो 26.4 रहेगी। पर अगर आपसे ये पूछ लेते कि सरफेस एरिया इसका कितना होगा, तो अगर मैक्सिमम सरफेस एरिया पूछते, मैक्सिमम सरफेस एरिया कितना होगा, तो जो इसका सरफेस एरिया है, मतलब 5.4 है, उसमें हम प्लस कर देते एरर को, 26.4 को ऐड कर देते, तो कितना हो जाता? 81.8। मैक्सिमम एरिया पूछते तो हम एरर को ऐड कर देते। ठीक है, ये एरर निकालने का तरीका होता है। एरर हमें किस में पूछी थी? सरफेस एरिया में पूछी थी। तो हमने सबसे पहले सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। सरफेस एरिया का जो एरर निकालने का फॉर्मूला है वो डेल एस बाय एस, डेल आर बाय आर, उसमें पावर जो आ जाती है वो आगे आ जाती है। और हम कैलकुलेट किया और मैक्सिमम एरर पूछी है, तो 26.4 इसका आंसर होगा। और अगर मैक्सिमम सरफेस एरिया पूछते तो 55.4 में जो इसका सरफेस एरिया है उसमें हम मैक्सिमम एरर को प्लस कर देते, 26.4 को प्लस कर देते, तो 81.8 इसका आंसर आ जाता। पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? अधिकतम त्रुटि क्या होगी? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर्फ अधिकतम त्रुटि पूछी है, अधिकतम सरफेस एरिया, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो इसका आंसर बी है। पर अगर सरफेस एरिया पूछते कि अधिकतम सरफेस एरिया कितना होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 81.8। ओके, अब देखिए एरर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एरर क्या होती है? जैसे हमें किसी चीज़ में अगर एरर निकालनी है, मान लो x इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्लस कर जब कोई क्वांटिटी प्लस में है, तो इसमें अगर हमें एरर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? तो जैसे डेल x निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस ए में एरर प्लस बी में एरर। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला प्लस और माइनस दोनों के लिए है। अगर प्लस में एरर हो और माइनस में एरर, देखो माइनस के लिए ध्यान रखना, माइनस के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। अगर आपको एरर x इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी दे रखी है, तो दोनों में आपको एरर निकालने का जो फॉर्मूला यूज करना है वो यही करना है, प्लस माइनस डेल ए प्लस बी। यहाँ पर माइनस, जब a माइनस बी आएगा, जैसे मान लो x इक्वल्स टू ए माइनस बी आ गया और आपसे पूछते हैं कि डेल x निकालो, तो आप प्लस माइनस डेल ए माइनस डेल बी मत कर देना, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा जो प्लस के लिए है, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ती है। अपॉन के लिए एरर कैसे निकालते हैं? जैसे x इक्वल्स टू ए बाई बी दे रखी होती है, तो हम क्या करते हैं? डेल एक्स बाय एक्स करते हैं। डेल एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू ए में एरर प्लस बी में एरर, और आगे क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस लगा देते हैं। उसी तरह मान लो x इक्वल्स टू पावर वाली टर्म दे रखी हो, a की पावर m और b की पावर n, इसमें एरर निकालनी होती है, तो फॉर्मूला यही रहता है, डेल एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, अंदर क्या आएगा? यहां ध्यान रखना, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो पावर को आगे कर लो, डेल a बाय ए में एरर प्लस n b में एरर, डेल b अपॉन में b। जो भी पावर होती है ना बेटा, पावर को आप आगे कर लिया करो। a की पावर m है तो m डेल a बाय a हो जाएगा, b की पावर n है तो n डेल b बाय b हो जाएगा। तो इस तरह से हम एरर कैलकुलेट करते हैं। मान लो एरर इनटू में दे रखी हो, a इंटू बी दे रखा हो, तो फॉर्मूला सेम रहता है, डेल एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू a में एरर प्लस b में एरर, और आगे क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस लगा देते हैं।
तो इस तरह से हम एरर को कैलकुलेट करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 22 क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट इज अ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, आपको निर्वात की विद्युतशीलता दे रखी है, म्यू नॉट आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं, हमें सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के विमीय सूत्र पता होने चाहिए। एप्सिलॉन नॉट मतलब कि सॉरी एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो कूलम के लॉ से फॉर्मूला आता है। कूलम का लॉ होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपको पता है फॉर्मूला, आपने 12th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है, देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 पाई, नीचे फोर्स चला जाएगा, Q1 Q2 तो ऊपर ही है, अपॉन में R स्क्वायर रहता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस पता करने हैं। तो देखिए 1/4 पाई तो कांस्टेंट है। Q1 Q2 के डायमेंशंस को हम करंट की टर्म में लिखेंगे। Q1 Q2 को, Q1 क्या होता है, IT होता है, आपको पता है। Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, यानी करंट इंटू टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम होता है। तो Q1 क्या हो जाएगा, I1 T1, और Q2 क्या हो जाएगा, I2 T2। तो इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, देखिए Q1 के डायमेंशंस बनेंगे I1 T1, और Q2 के भी क्या बनेंगे, I1 T1। डायमेंशंस की बात हो रही है, ध्यान रखना। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, M1 L1 T-2, और रेडियस R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, ये L2 होगा। पूरा पूरा कैलकुलेट करें तो देखिए एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आ जाएंगे, I ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, T का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यहाँ पर M1 L स्क्वायर T-2 है, तो T-2 तो ऊपर चला जाएगा, तो T-2 ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के जो डायमेंशंस आएंगे वो कितने आएंगे, और -1 M-1 रहेगा, L कितना रहेगा, L1 और सॉरी L3 होगा ना, एक्चुअली यहाँ पर L3 होगा, तो L3 ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा तो 2 और 2 ये प्लस का हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और I तो पड़ा ही है, I क्या, I का स्क्वायर है। तो ये डायमेंशंस किसके हैं, एप्सिलॉन नॉट के, M-1 L-3 T4 I स्क्वायर। ये डायमेंशन देख सकते हो यहाँ पर हैं क्या, नहीं है डायमेंशंस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायमेंशंस, अगर यहाँ पर बी ऑप्शन में I की पावर -2 होता तो सही हो जाता, I की पावर 2 होता ना, I की स्क्वायर होता, यहाँ I का स्क्वायर नहीं दे रखा, I की पावर -3 दे रखा है, तो ए और बी में से कोई सही नहीं होगा। अब सी में आते हैं, सी और डी जो कि म्यू नॉट की बात कर रहा है। म्यू नॉट क्या होती है, हमारी निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो म्यू नॉट कैसे निकालते हैं हम, बायो सावर्ट लॉ, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहां से हम म्यू नॉट के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए म्यू नॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, बी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आई डी एल साइन थीटा, जहां 4 पाई और साइन थीटा के तो कोई डायमेंशंस होंगे नहीं। अब बी के डायमेंशन, हमें म्यू नॉट के डायमेंशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले बी के डायमेंशंस निकालो। बी क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके डायमेंशंस होते हैं m1 i-1 t-2, ठीक है। m1 i-1 t-2 किसके डायमेंशंस होते हैं, बी के। 4 पाई का कोई डायमेंशंस नहीं, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आपका एल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, आई है, करंट है, तो करंट को क्या कहेंगे, I1 कहेंगे, इनटू कौन है, डी एल, एल है तो एल को लेंथ ही है, डी एल क्या होती है, लेंथ ही होती है, साइन थीटा के कोई डायमेंशंस होते नहीं है। इस पूरे को कैलकुलेट कर लो, बस इस पूरे को कैलकुलेट कर लो। देख सकते हो यहाँ पर I1 ऊपर जाएगा तो I की पावर -2 हो जाएगा, L1 ऊपर जाएगा तो 2 में से 1 चला गया, देखो एक 1 से ये कट गया, तो ये कितने बार कट गया, ये एक बार कट गया, ये पूरा कट गया ना इससे, तो ये L1 बच जाएगा। तो मतलब कि जो डायमेंशंस आ रहे हैं म्यू नॉट के,
वो आ रहे हैं m1 l1 i-2 t-2, m1 l1 i-2 and t-2. दिस इज द डायमेंशंस फॉर म्यू नॉट, यानी कि मैग्नेटिक permeability of मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम. ओके, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की चुंबकशीलता जो कि म्यू नॉट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर. ये आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में. जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये म्यू नॉट क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है. ओके, और इनके बीच में आपको रिलेशन भी आता है. रिलेशन भी इसको हम निकालेंगे कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, तो उसकी भी हम सब कुछ आगे चल के कैलकुलेशन बताएंगे आपको. तो अभी आप याद रखिए कि जो म्यू नॉट होता है उसके डायमेंशंस हैं m1 l1 t-2 i-2, जो कि ऑप्शन सी सही बता रहा है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, सेकंड भी करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, m1 l1 t-2 i-2. ओके, बी के डायमेंशंस कहाँ से आए. बी क्या होता है हमारा, बी होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र. और चुंबकीय क्षेत्र के डायमेंशंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले. तो बी का फॉर्मूला होता क्या है, बी आता कहाँ से है, तो बी को कहाँ से निकालते हैं हम. जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्यू वी बी होता है. जहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, फोर्स होता है आपका, मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ, क्यू होता है चार्ज, और वी होता है उस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी. तो यहाँ से बी के डायमेंशंस आ जाते हैं. फोर्स के तो पता ही है आपको, m1 l1 t-2 होते हैं, क्यू होता है it, तो i1 t1, और v वेलोसिटी के तो पता ही है l1 t-1. यहाँ से हमने निकाल लिए बी के डायमेंशंस, और बी के डायमेंशंस कितने आ गए, m1 i-1 t-2, m1 i-1 t-2. ओके, तो इस तरह से हम बी के भी डायमेंशंस पता कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशन जिनके सेम है, कौन कौन सी क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होते हैं. तो ध्यान रखना, फर्स्ट फोर्स एंड मोमेंटम का तो सेम नहीं है. फोर्स आपका m1 l1 t-2 होता है. मोमेंटम होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी, जिसके डायमेंशंस बनेंगे m1 l1 t-1. तो फोर्स और मोमेंटम के डायमेंशन सेम नहीं है. प्रेशर और वर्क बिल्कुल सेम नहीं. प्रेशर के होते हैं m1 l-1 t-2, जबकि वर्क के होते हैं m1 l2 t-2, जो कि अलग अलग हैं. हीट और एनर्जी और एंट्रोपी की अभी हमने निकाली थी. एंट्रोपी और हीट एनर्जी दोनों, हीट एनर्जी अपॉन में टाइम, हीट एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर ही एंट्रोपी होता है. तो एंट्रोपी और हीट एनर्जी तो अलग अलग टर्म हो गई, इनके डायमेंशंस भी सेम नहीं होते. टॉर्क और एनर्जी, इनके डायमेंशन सेम होते हैं. मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, m1 l2 t-2 ये एनर्जी के होते हैं, और टॉर्क आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, टॉर्क होता है आपका. तो यहां से डायमेंशंस आ जाते हैं m1 l2 t-2, जो कि एनर्जी और टॉर्क के डायमेंशन सेम होते हैं. ओके, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई हुई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहां पर मैं आपको एक टेबल बता देता हूं. एक टेबल मैंने आपके लिए बना रखी है. इस टेबल को आप अच्छी तरह देख लीजिए. इस टेबल में वो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं जिनके डायमेंशन सेम है. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इस टेबल में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आप देख सकते हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम है. जैसे आप पहला देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिके कांस्टेंट, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, क्षय नियतांक हिंदी में कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो वेग प्रवणता होती है आपकी, dv/dz जिसे कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति. ये सब आपको पता होगा. थोड़ा बहुत हिंदी में भी आपको, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस टेबल को मैं हिंदी में भी बता दूंगा, पूरी बना दूंगा. पर अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी हैं, उनके जिनके डायमेंशन सेम है. तो आप यहाँ देख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम रहता है. थर्स्ट फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट का सेम रहता है. जितनी भी एनर्जीज होती है ना, एनर्जी जितनी भी हैं उनके डायमेंशन सेम रहते हैं, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो. वर्क डन हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, वर्क फंक्शन, मोमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली टॉर्क ही होता है. तो m1 l2 t-2 वो डायमेंशन इनके सेम रहते हैं. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ.
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, वॉन डर वाल गैस इक्वेशन आपको दे रखी है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। बी के डायमेंशंस आपसे पूछे गए हैं, बी के डायमेंशन क्या हैं वो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, जूल पर मोल केल्विन इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। और यहाँ पर आपको बी के डायमेंशंस निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं करना है, पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे हम। v आपको क्या दे रखा है इतना पढ़ लो। यहाँ पर v जो है वो वॉल्यूम है, और मैंने आपको बता रखा है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी जुड़ती है, सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी जुड़ती है और माइनस होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दे रखी है P प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये इक्वेशन आपको दे रखी है जो कि वॉन डर वाल इक्वेशन होती है। अब देखिए इस इक्वेशन में आप देखिए b के डायमेंशंस पूछे हैं, तो b के साथ कौन है, वॉल्यूम है, तो हम सिर्फ v माइनस बी पे चर्चा करेंगे। जो वॉल्यूम के डायमेंशंस होंगे वही b के होंगे, क्योंकि यहाँ v माइनस बी है, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ही माइनस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी जुड़ती है, सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी माइनस होती है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर के साथ फोर्स जुड़ जाए या फोर्स के साथ करंट को आप जोड़ दो, तो अलग अलग क्वांटिटीज आपस में नहीं जुड़ती हैं, ना वो माइनस होती हैं। तो जुड़ती घटती वही क्वांटिटीज हैं जो आपस में जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो जो वॉल्यूम के डायमेंशंस हैं वही बी के डायमेंशंस होंगे, और वॉल्यूम के डायमेंशंस होते हैं L3। तो L3 यानी कि L की पावर 3 M0 T0 और L3, ये इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। तो M0 L3 T0 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको बी के डायमेंशंस पता चल गए, M0 L3 T0। हमने सिर्फ इसको देखा कि भाई v माइनस बी है और v आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ही माइनस होगा, तो b भी एक वॉल्यूम ही हुआ। वॉल्यूम के साथ अगर वॉल्यूम माइनस होता है तो b की वैल्यू क्या हो गई, वॉल्यूम ही हुई। b भी एक आयतन है, p भी वॉल्यूम ही है, और वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं, L3 होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपको गिवन रिलेशन दे रखा है P इक्वल्स टू एल्फा बाय बीटा ई की पावर माइनस एल्फा जेड अपॉन में के थीटा, और यहां से आपको क्या पूछा गया है कि भाई बीटा के डायमेंशंस बताओ। तो यहां से आपको क्या पूछा है, बीटा के डायमेंशन बताओ। इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है। P प्रेशर है, दाब है, Z डिस्टेंस दूरी है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट K होता है जिसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 1.38 10 की पावर माइनस 23 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा, और यहाँ पर आपको बीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं, P इक्वल्स टू एल्फा बाई बीटा ई की पावर माइनस एल्फा जेड के थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, P इक्वल्स टू एल्फा अपॉन में बीटा ई की पावर माइनस एल्फा जेड अपॉन में बीटा, एल्फा जेड अपॉन में के थीटा। ई की पावर क्या दे रखी है, एल्फा जेड अपॉन में के थीटा। दिस इज द ई की पावर में, एक्सपोनेंशियल टर्म ई की पावर में है। आपको पता है ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो डायमेंशन लेस होगी, मतलब M0 L0 T0 है, ठीक है। चर घातांक की टर्म है, कांस्टेंट होगा, तो इसके डायमेंशन M0 L0 T0 होंगे, और आपको बीटा के डायमेंशंस निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एल्फा जेड के थीटा, एल्फा जेड अपॉन में के थीटा जो कि पावर है, और आपको पता है पावर जो होती है वो हमेशा एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू ही होती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसके भी डायमेंशंस क्या होंगे, M0 L0 T0 ही होंगे, जिसको मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूंगा, डायमेंशनली देखो तो M0 L0 T0 किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि M0 1 होता है, L0 1 होता है, T0 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो एल्फा जेड अपॉन में के थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, एल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा। तो एल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, के थीटा अपॉन में जेड, और के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, आप जानते हैं, आप इक्वेशन लिखते हैं
आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ से एन की वैल्यू अगर आप रखेंगे पी वी इक्वल्स टू कैपिटल एल अपॉन में एन ए, एन की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, और ये आर होता है ये टी होता है। तो यहाँ पर पी वी इक्वल्स टू एन, अगर मैं आर बाय एन ए कर देता हूँ और टी होता है तो आर बाय एन ए को ही क्या कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। तो पी वी इक्वल्स टू क्या हो जाता है कैपिटल एन के टी, ठीक है। ये इक्वेशन बनती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में, और के जो डायमेंशंस होते हैं के की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो के की वैल्यू होती है पी वी अपॉन में टी एन, और इसके डायमेंशंस क्या होते हैं ध्यान रखिएगा, इसके डायमेंशंस होते हैं m1 l2 t-2 और k-1। नीचे ध्यान रखना टेम्परेचर भी है तो k-1, ठीक है। t यहाँ पर टेम्परेचर है ध्यान रखना। तो m1 l2 t-2 इसके डायमेंशंस हो गए। तो जो हमारा फॉर्मूला आया ऊपर, फॉर्मूला क्या आया k थीटा बाय जेड, अल्फा इक्वल्स टू k थीटा बाय, तो यहाँ से अल्फा के डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं। तो अल्फा के डायमेंशन यहाँ से कितने आ जाएंगे, k के डायमेंशन हम लिख देते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट के m1 l2 t-2 k-1, और थीटा क्या होता है यहाँ पर, थीटा आपको क्या दे रखा है स्पेसिफाई किया हुआ है, थीटा टेम्परेचर है ध्यान रखना। थीटा टेम्परेचर है तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे T1 होंगे, ओके। यहाँ पर K1, सॉरी टेम्परेचर है तो K1 होंगे ना, K1 टेम्परेचर को K से डिनोट करते हैं। और Z है नीचे, Z क्या होती है, Z आपकी क्या हो गई L1 हो गया आपका, Z क्या हो गया L1 हो गया, ठीक है। Z आपका L1 हो गया। तो यहाँ से जो डायमेंशंस आ गए आपके अल्फा के डायमेंशंस क्या आ गए, अल्फा के डायमेंशंस क्या आ गए m1 L1 से कट जाएगा t-2 और k से k तो कट ही जाएगा, m1 L1 t-2 अल्फा के डायमेंशंस आ जाएंगे। और हमें बीटा के डायमेंशन पता करने हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई, अल्फा की वैल्यू k थीटा बाय जेड है, और बीटा क्या होगा तो p इक्वल्स टू अल्फा बीटा आपको दे रखा है, क्योंकि हमें डायमेंशंस देखने हैं ना ओनली। तो p इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है अल्फा अपॉन में बीटा, अल्फा के डायमेंशन दे रखे हैं। p क्या होता है प्रेशर है आपके पास, p आपके पास क्या है प्रेशर है, तो प्रेशर के डायमेंशन आपको यूज करने हैं, क्योंकि इक्वेशन आपको दे रखी है, आप इक्वेशन देख सकते हैं दोबारा, p इक्वल्स टू अल्फा बीटा आपको दे रखी है। तो p के डायमेंशन पता है, अल्फा के डायमेंशन पता है, तो बीटा के निकाल सकते हैं। बीटा के डायमेंशन हो जाएंगे अल्फा अपॉन में p। तो अल्फा का डायमेंशन ऊपर है m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, और p के डायमेंशंस क्या होते हैं m1 L-1 t-2। तो यहाँ से जो डायमेंशंस आ गए m से m कट गया, t-2 से t-2 कट गया, L-1 ऊपर जाएगा तो m0 L2 t0। तो बीटा के डायमेंशंस क्या आ गए m0 L2 t0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा m0 L2 t0, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने ये जो क्वेश्चन दे रखा था p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन में k थीटा, तो बीटा के डायमेंशन पता करने के लिए अल्फा के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। तो अल्फा के डायमेंशन कहाँ से आएंगे, वो इस चर घातांक की टर्म से आएंगे, इस एक्सपोनेंशियल पावर से आएंगे, e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन में k थीटा। अल्फा e की पावर जितनी भी होगी वो एक कांस्टेंट टर्म होगी, और कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस होती है, तो उसकी वैल्यू को हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि m0 L0 t0 क्या होता है 1 होता है आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया m0 L0 t0 को 1 मान लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, m0 L0 t0 को 1 मान लिया, और अल्फा जेड अपॉन में k थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई k थीटा बाय जेड। तो k थीटा बाय जेड, क्योंकि e की पावर में दे रखा था अल्फा जेड अपॉन में k थीटा, और e की पावर e पूरी की पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस होती है, तो अल्फा जेड बाय k थीटा भी एक कांस्टेंट टर्म हुई, वो भी डायमेंशन लेस होगी। तो उसकी वैल्यू 1 मान के हमने अल्फा की पहले वैल्यू निकाली k थीटा बाय जेड। k के डायमेंशंस आपको पता ही है, क्योंकि ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, थीटा टेम्परेचर है, z एक डिस्टेंस है, तो हमने डायमेंशन निकाल लिया अल्फा के।
फिर हमें बीटा के निकालने थे, तो बीटा किसके बराबर है? तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा P इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, और E के हमें डायमेंशन लेने नहीं है क्योंकि E तो डायमेंशन लेस है, तो E की पावर चाहे कुछ भी हो वो पूरी की पूरी डायमेंशन लेस रहेगी, तो P का फॉर्मूला क्या बन गया? अल्फा बाय बीटा। तो अल्फा के डायमेंशन रख दो, बीटा के डायमेंशन रख, अल्फा के डायमेंशन रख दो और P के डायमेंशन रख दो, तो बीटा के डायमेंशन आ जाएंगे क्योंकि बीटा का फॉर्मूला अल्फा बाय P बनेगा, और यहाँ से डायमेंशन आ गए m0 l0 m0 l2 t2 t0 सॉरी। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की बात थी, बाकी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में खास बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा देखिएगा अच्छी तरह से, दोबारा से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। ओके, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो साफ ही नज़र आ रहा है, एक ईयर में बिल्कुल सही है, 3.156 इंटू 10⁷ सेकेंड होते हैं, बिल्कुल सही है। एक डिग्री में पाई बाई, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था। टी का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, ये टाइम पीरियड निकालने का पेंडुलम के लिए, एल लेंथ के पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है वो टी इक्वल्स टू 2π√L/g है। 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ना कि 1 डाइन 10⁵ न्यूटन के। तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज 1 डाइन 10⁵ न्यूटन नहीं होता, जबकि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाए, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन, ये बिल्कुल गलत है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ओके, तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 4.29 लाइट ईयर्स इन पारसेक। तो लाइट ईयर्स को पारसेक में कन्वर्ट करो। पहले लाइट ईयर्स को पारसेक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लाइट ईयर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइट ईयर्स को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आपको पता है एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर का होता है, ठीक है। और आपको 4.29 लाइट ईयर्स पूछा गया है, तो 4.29 को 9.5 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जिसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिएगा 4.05 10⁻16 आएगा। ओके, ये किस में आ गया? मीटर में आ गया। और पारसेक में कन्वर्ट करना है ना, पारसेक में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखिए, एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक जो होता है वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर का होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 4.05 10⁻16 मीटर को पारसेक में कन्वर्ट कर दो, तो आपका जो कितना है 4505 10⁻16 मीटर, इसको पारसेक में कन्वर्ट करने के लिए 3.1 इंटू 10⁻16 का डिवाइड कर देंगे, तो ये लाइट ईयर का पारसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पारसेक में आंसर आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए बस, 10⁻16 से 10⁻16 कट गया, आप काटोगे इसको तो 1.32 पारसेक आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? 1.32 पारसेक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज नॉट हैव सेम डायमेंशंस। तो मैंने आपको बता दिया टॉर्क एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम होता है, और लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है, दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। आवेग और रेखीय संवेग के डायमेंशन सेम होते हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? p इक्वल्स टू m इंटू वी, दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों पर सेकंड होती है, यानी t-1 t-1, बिल्कुल सही, ये दोनों के डायमेंशन सेम है। सरफेस टेंशन जो होता है आपका, ये फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, यानी इसके डायमेंशंस होते हैं m1t-2, m1t-2 सरफेस टेंशन के डायमेंशन होते हैं, पृष्ठ तनाव के डायमेंशन होते हैं। जबकि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबके सेम होते हैं, m1l2t-2। तो डी ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज नॉट हैव सेम डायमेंशन। तो सरफेस टेंशन और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन सेम नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डी इज करेक्ट आंसर।
क्योंकि डी के डायमेंशन सेम नहीं है। आप एक बार दोबारा टेबल देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सब कुछ दे रखा है, जितने भी डायमेंशन सेम है जिन क्वांटिटीज़ के, उनकी मैंने एक टेबल बनाई हुई है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन के बाद 29 क्वेश्चन हम करेंगे। 29 क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के डायमेंशंस हम निकाल लेते हैं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, देखिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व होता है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व होता है एनर्जी डेंसिटी, ओके, ठीक है। ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो जो होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है पर यूनिट वॉल्यूम का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस आपको निकालने हैं। तो इसके डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन पता होने चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, क्यू फॉर्मेट में दे रखा है, आई फॉर्मेट में। लास्ट में जो ऑप्शंस दे रखा है आपका एम, एल और टी और क्यू। क्यू यहाँ पर चार्ज है, तो क्यू यहाँ पर चार्ज रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस हमें आई की फॉर्म में तो पता है, बट हमें क्यू की फॉर्म में निकालने हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एफ आर स्क्वायर। फोर्स के फॉर्मूले से ही आया है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन हम रख देंगे। इस बार Q1 और Q1 के डायरेक्शन, Q1 और Q2 के डायरेक्शन हम Q ही रखेंगे। तो Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई के डायमेंशन नहीं होते। फोर्स का होता है M1 L1 T-2 और R स्क्वायर आपका L2 होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन आ गए आपके, कितने आ गए, M-1 L-3 एंड T स्क्वायर, और ऊपर क्या है, Q स्क्वायर है। ये किसके डायमेंशन आ गए आपके, एप्सिलॉन नॉट के क्यू फॉर्मेट में डायमेंशन आ गए, क्यू फॉर्मेट में डायमेंशन हो गए, ओके। अब आपको ई के डायमेंशन पता करना है। ई क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन में चार्ज, जिसके डायमेंशंस आएंगे M1 L1 T-2 और Q नीचे है तो ऊपर भेज दो तो Q-1। ओके, अब आपसे क्या पूछा है कि आपको एनर्जी डेंसिटी यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के डायमेंशन पता करने हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन है ना आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के डायमेंशंस आपको पता करने हैं। तो यहाँ से आप बस वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस रख दो। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट के हमने निकाले हुए हैं M-1 L-3 T स्क्वायर Q स्क्वायर, साथ ही साथ E स्क्वायर कर दो। तो M1 L1 T2 Q-1, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से जो डायमेंशंस आएंगे आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा M1 L-1 T-2, क्योंकि होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ M2 L2 T4 Q-2 हो जाएगा। Q-2 से Q-2 कट गया। T4 यहाँ पर आप इधर देख रहे हैं T4 है, यहाँ एक्चुअली यहाँ पर -2 है, सॉरी मैंने माइनस नहीं लगाया, T-2, तो -4 हो जाएगा, -4 और 2 -2 हो जाएगा, तो T-2 हो जाएगा। Q तो कट ही गया, L-3 है और यहाँ पर 2 है तो -1 रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो डायमेंशंस आएंगे M1 L-1 T-2, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी कि ऊर्जा घनत्व के जो डायमेंशंस होंगे वो M1 L-1 T-2, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप मैग्नेटिक एनर्जी के भी डायमेंशन निकाल के बताएंगे। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, जहाँ पर म्यू नॉट क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। तो इसके डायमेंशन आप निकाल के बताएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं, ओके।
तो नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है